नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग अनुज अनुजा, हम एमसीक्यू की सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसका ये 6वां वीडियो है और इतिहास का जो हमने बात की थी कि ब्रिटिश का विस्तार कैसे हुआ बंगाल पे, मैसूर पे, सिंध पे, ठीक है, कर्नाटक वार हुए, बहुत सारे वार हुए। तो उसमें हम 85 क्वेश्चंस मतलब 85 क्वेश्चन तक बात कर चुके थे और हम बात करने वाले हैं 86 क्वेश्चन। ध्यान रहे, एक गोरखपुर विश्वविद्यालय, खासकर लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय या अदर स्टेट्स के जो भी इंट्रेंस होने वाले हैं, उसमें अगर बीए इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप एमए इतिहास से कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर देखें तो जो बीए, बीएससी, बीबीए, बीए एलएलबी, एलएलबी, तो जिसमें ये सारे कोर्सेज में जीएस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियली होगा। तो वो लोग इसको जरूर फॉलो करें। और बेसिकली ये वीडियो गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय और काशी विद्या विश्वविद्यालय के इंट्रेंस पे जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस है। और मैंने पुराने पैटर्न को बहुत बारीकी से देखा है और समझा है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उससे बहुत सारे लाभ आपको जरूर होंगे। दूसरी चीज, आप चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 86 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत पर आक्रमण, सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ा सा हम कम कर लें इसको। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली या दुरानी। बताइए, कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? 86 नंबर का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नादिर शाह थे, उससे ही भारत पे आक्रमण किया और आक्रमण करने वाले ईरानी शासकों में से एक था जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नादिर शाह। चलिए, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? ये कह रहा है कि जो अहमद शाह अब्दाली था और जब प्रथम आक्रमण जब किया था वो, तो उस समय भारत में मुगलों का सम्राट था। तो उस समय मुगल सम्राट कौन था, ये बात बतानी है आपको। 87 नंबर क्वेश्चन। और ये ध्यान रहे कि ये बात हो रही है, ये 1600 ईस्वी के बाद ही हो रही होगी। तो ध्यान रहे कि इसमें कुछ चीजें एलिमिनेट भी कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। चलिए बताइए, मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय। जब अहमद शाह अब्दाली भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट का, ठीक है, मुगल सम्राट थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 87 का ए। चलिए, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सार्वजनिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय किए थे? मतलब अहमद शाह अब्दाली भारत में कुल टोटल 7 बार आक्रमण किए थे, याद रहे। और जब 7 बार आक्रमण किए थे तो 3 बार आक्रमण करते समय किस मुगल शासक के समय किए थे? ऑप्शन दिया है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। 88 का राइट ऑप्शन बताइए।
हाँ, राइट ऑप्शन बताइए। 88 का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अभी देखा, अब्दाली ने प्रथम आक्रमण किसके समय किया था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। और सब 7 बार आक्रमण किया था, उसमें 3 बार जब आक्रमण किया था उस समय शाह आलम द्वितीय क्या थे? मुगल बादशाह के सम्राट थे। अच्छा, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बताइए। बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। राइट ऑप्शन बताइए इसका। 89 का राइट ऑप्शन बताइए। तो देखो, जो अली गौहर थे उसका सही नाम था शाह आलम द्वितीय। उसी का वास्तविक नाम शाह आलम द्वितीय था। मतलब उसका वास्तविक नाम अली गौहर था, लेकिन वो शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता था। ये कौन थे? मुगल शासक में से एक शासक था। चलिए, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष से दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पे अनुस्थापित हुआ? बताइए। शाह मोहम्मद शाह 1, शाह आलम 1, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। बताइए। 90 का राइट ऑप्शन बताइए, कैसे हो जाएगा? तो शाह आलम द्वितीय एक ऐसे प्राणी थे, ध्यान रहे, कि नजीबुद्दौला के भय के कारण ये दिल्ली से काफी दूर रहे और दिल्ली की राजगादी पर पुनः स्थापित हुए थे। वो थे शाह आलम द्वितीय। चलिए देखते हैं। कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। मतलब कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। ये कौन था भाई? 91 का ऑप्शन बताइए। बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम या बहादुर शाह द्वितीय? बताइए। 91 का राइट ऑप्शन बताइए। इसका 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय इज राइट आंसर। उसी को कहा गया था, कितना बदनसीब के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। बात क्लियर? एक शायर भी था, याद है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बताइए। तो अब बहुत आसान क्वेश्चन है। शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। शाह आलम जो द्वितीय थे, सॉरी, अहमद शाह जो द्वितीय थे, वही अंग्रेजों का पेंशन कार्ड बनने वाले पहले मुगल बादशाह थे। तो ध्यान रहे कि बार बार शाह आलम द्वितीय आ रहा है, तो चीजों को ध्यान रखना है। बहादुर शाह द्वितीय आ रहा है, तो ध्यान रखना है। ठीक। बंगाल एक तरफ से राज्य दिए हैं, दूसरी तरफ उसी सूची में संस्थापक दिए हैं। एक राज्य को कौन सा स्थापित किया था? ध्यान रहे, बंगाल जब 1713 ईस्वी, फरुखाबाद 1714 ईस्वी, कर्नाटक 1720 ईस्वी, अवध 1722 ईस्वी। दूसरी साइड में दिया है मुर्शिद कुली, जाफर खां, मोहम्मद खां बंगस, शहादत उल्लाह खान, मीर मोहम्मद अमीन शहादत खान। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, 93 का राइट ऑप्शन बताइए।
बंगाल को मुर्शिद कुली जाफर खां, फर्रुखाबाद को मोहम्मद खान मंगेश, कर्नाटक को शहादत उल्लाह खान और अवध को मीर मोहम्मद अमीन ने क्या किया था, संस्थापित किया था। चलिए, हाँ, हैदराबाद, फिर संस्थापक हैदराबाद, रुहेलखंड, भरतपुर, मैसूर। ध्यान रहे कि ये जो डेट दिया रहा है इसको भी याद कर लेना है आपको कि हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में, रुहेलखंड को 27 में, भरतपुर को 1740 में, मैसूर को 1761 में। ठीक है, ध्यान रहे कि हैदराबाद की स्थापना जब हुई थी तो उसमें मीर कमरुद्दीन चिकन खां जो थे उसके संस्थापक थे। रुहेलखंड जब 1727 में बना तो अली मोहम्मद खां बने थे, उन्होंने संस्थापित किया था। भरतपुर 1740 में जब बना था तो बदन सिंह जो थे वो भरतपुर की स्थापना किए थे, और मैसूर जो बना था वो हैदर अली ने उसको संस्थापित किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। हाँ, किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब या इनमें से कोई नहीं? 95 का राइट ऑप्शन बताइए। तो नवाब वजीर कहलाने वाले अवध के नवाब को कहा जाता था। ठीक है, चलिए, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? बताइए, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? गोकुल्ला, राजाराम, चूड़ामन या चूड़ामणि या बदन सिंह? 96 का राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। तो चूड़ामणि जो थे उन्होंने ग्रामीण जाटों को सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया था, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 96 का सी। निम्नलिखित में से किसी जाटों का अफलातून या जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? चूड़ामन, सूरजमल, बदन सिंह या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूरजमल को जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता था। 97 का सी। हाँ, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 में, उड़ीसा 1719 में ईस्वी को सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? याद रहे, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, जहांदार शाह, फर्रुख सैयद, मोहम्मद शाह प्रथम। 98 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्रुख सैयद के शासनकाल में सूबेदारी मुगल बादशाह को मिली। ध्यान रहे, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसको ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? पहला था मुर्शिद कुली जाफर खां, शाहउद्दीन, अली वर्दी खान या सिराजुद्दौला? 99 का सही आपने बताइए। तो मुर्शिदाबाद की स्थापना की, उसे ढाका के स्थान पे बंगाल की राजधानी बनाया था। तो मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शिद कुली जाफर खान ने की थी और उसने ही ढाका के स्थान पे बंगाल को राजधानी बनाया था। मुर्शिद कुली जाफर खां, याद रहे। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? ध्यान रहे, मुगल बादशाह फर्रुख सैयद द्वारा 1770 में जारी फरमान की मुर्शिद अली खां जाफर खां और ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्यवस्था। दूसरा, अंग्रेजों पर मुर्शिद कुली जाफर खां पे हमला, कलकत्ता की किलेबंदी या इनमें से कोई नहीं? 100 का ऑप्शन बताइए। तो 100 का राइट ऑप्शन यही था
कि मुगल बादशाह फर्रुख सैयद जब 1770 में फरमान की तो मुर्शिद अली खां और जाफर और ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्यवस्था के कारण उन दोनों के बीच में विवाद था। किसके बीच में? मुर्शिद अली खान और ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रहे, किस मुगल बादशाह ने 1773 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शाहउद्दीन को प्रदान की थी? तो बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सैयद, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह प्रथम। 101 का राइट ऑप्शन बता दीजिए क्या होगा। मोहम्मद शाह रंगीला। जो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शाहउद्दीन को प्रदान की थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? यदि न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती है। अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। तो बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? बताइए। 102। तो अली वर्दी ने ही कहा था कि यदि मधुमक्खी के छत्ते की यदि छेड़ा न जाए तो शहद देंगे, यदि छत्ते की छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण भी ले सकती हैं। चलिए, 103। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? शाहउद्दीन, सरफराज खां, ध्यान रहे, सरफराज खां, सिराजुद्दौला, अली वर्दी, शुजाउद्दीन। बताइए कौन कहा था? 103। पॉज करके थोड़ा देख लीजिए। तो ये अली वर्दी खां, अभी देखिए अली वर्दी खां ही चल रहे हैं, तो अली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अली वर्दी। फिर चले आगे। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके लिए शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। कौन था भैया? ये अली वर्दी ही जीत है। चलिए, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेजों, फ्रांसीसी, डच को एक साथ निर्बल करने पर विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, मतलब सबसे शक्तिशाली हैं, और पहले उसका अंत करना, और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ऑप्शन है अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। बताइए 105 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये किसने बात कही थी? ये अली वर्दी खान ने कही थी। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए। सिराजुद्दौला, सरफराज खान, मीर जाफर, मीर कासिम। तो अली वर्दी खान का जो उत्तराधिकारी था वो सरफराज था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। ठीक है, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ठीक है, 3 ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है। अब आप देखिएगा only 1, only 2, 1 और 2, 1 2 3 तीन।
जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण ये था कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी कर दी गई थी और अंग्रेजों को जो दस्तक दी गई थी, जो लाइसेंस दिया गया था, उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे। ये बात भी सही है। और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा जब शरण दे दी गई और इसी बात को लेकर सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच में ये प्रमुख विवाद के कारण बने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 107 का 1, 2, 3। ठीक है, चलिए घटना है और तिथि है, याद रखना है। कलकत्ता का पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार, काल कोठरी की त्रासदी, अली नगर की संधि और प्लासी का युद्ध। मुझे एक चीज मुझे पता है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। ये तो मैं राइट ऑप्शन मारूंगा और डी का 4 होगा और डी का 4 इस दो ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया, ये ऑप्शन नहीं दिया है। इसका देखें कि सी और डी तो कभी आंसर होगा ही नहीं, यानी दो ऑप्शन में आपको सही करना है। फिर मैंने कहा था कि काल कोठरी की जो त्रासदी हुई थी उसमें कलकत्ता में एक रूम में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया था, उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये बात हो रही थी 20 जून 1956 को, ध्यान रहे इस। ठीक है, दूसरी अलीनगर की जो संधि हुई थी वो 9 फरवरी 1757 की हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ था 15 से 20 जून 1756 को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए, एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान दें। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों के अनुभव प्राप्त की उपाधि और कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दिलाई। क्लाइव की जहांगीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 पराग, नदिया, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 109 का 24 पराग। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि ऑप्शन है वह मुर्शिदाबाद में पर्यंतमय वातावरण कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि वह अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के गवर्नर वेंसी टार्टट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। मुंगेर के रमणीक वातावरण से वो बहुत प्रभावित था। इनमें से कोई नहीं। तो उसका एक ही काम था कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पे मुंगेर को राजधानी इसलिए बनाया था कि मुर्शिदाबाद पर्यंतमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि वो अंग्रेजों से हस्तक्षेप न हो जाए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। अलीवर्दीन खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। बताइए, कह रहे हैं कि बंगाल के किस नवाब ने, मतलब वो कौन से नवाब थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो मीर कासिम थे जिन्होंने ये बात ब्रिटिश गवर्नर को एक पत्र लिखा था।
ध्यान दें, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? अलीवर्दीन खान, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और मीर जाफर। बताइए। तो मीर कासिम थे ये जो बात किए थे व्यापारिक करों चुंगियों को खत्म करके असाधारण कदम उठाए थे। चलिए, क्लाइव व मुगल बादशाह द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम सन 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर मतलब जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसी बीच इन दोनों के बीच में ये संधि बताई गई थी। तो ध्यान रहे कि शाह आलम 64 में हुई थी। ध्यान रहे कि 1764 में कब 22 अक्टूबर को जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश को जब जीत मिली तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, ये तीनों लोग मिलके युद्ध लड़े और तीनों लोग हार गए। तो एक बहुत बड़ी हार मानी जाती थी। और उसी समय क्लाइव और मुगल बादशाह द्वितीय के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई और ऐसा कहा जाता है कि शाह आलम, ऑप्शन दिखेगा, उसी कथनों पर विचार करने की कह रहा है। शाह आलम द्वितीय को कड़ा वो इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिलों यानी उत्तरी सरकार के अंग्रेजों को जहागीर के रूप में मान्यता मिली। कथन है वनली 1, वनली 2, 1 और 2, 1, 2, 3। ठीक है, 113 का ऑप्शन बताइए। तो शाह आलम द्वितीय को कड़ा वो इलाहाबाद के जिले दिए गए, सही बात है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अस्थायी रूप से दीवानगी मिली। हैदराबाद के उत्तर जिलों में उत्तरी अंग्रेजों को जहांगीर के रूप में मान्यता मिली। ये तीनों बात एकदम परफेक्ट सही है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किसके बीच में हुआ था? तो ध्यान रहे, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, मीर कासिम और क्लाइव के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो 114 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जब द्वितीय होता था सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसने दी थी? सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, नजमुद्दौला ने। बताइए 115 का। तो मीर जाफर ने क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा दी थी। ऑप्शन दे। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया था? मीर जाफर, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारक उदौला। बताइए 116 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मुबारक उदौला ने क्या किया था? भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया था। ध्यान रहे, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और एक यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। बताइए 117 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये मीर कासिम के लिए बात कही गई थी। चलिए, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से
डिंगुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो वो बताइए, चिक कृष्णराज, हैदर अली, टीपू सुल्तान या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 118। तो हम बता रहे हैं कि हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। अच्छा, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो, ठीक है, अकारटक से निकाल कर बाहर करेगा और अंततः भारत से? चंदा साहिबा, मोहम्मद अली, हैदर अली, टीपू सुल्तान? 119 का राइट ऑप्शन बताइए। वो टीपू सुल्तान ने ही कहा था। चलिए ध्यान दें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से लेकर 1392 में, और जब चौथा हुआ 1799 में, तो वो उसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल की। बताइए। 120। हाँ, जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में, तो उसमें मद्रास की संधि की गई थी। द्वितीय जब आंग्ल मैसूर हुआ था तो उसमें मैंगलोर की संधि की गई थी। और जब तीसरी आंग्ल मैसूर हुआ था तो श्रीरंगपट्टनम की युद्ध की गई थी 1792 में। ध्यान रहे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया है युद्ध और एक दिया है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ध्यान रहे, 1767 से लेके 69 तक। दूसरी युद्ध हुआ था 1780 से लेके 84 तक। तीसरी युद्ध हुआ था 1790 से लेके 92 तक। और चौथा हुआ था 1799। ठीक है, ध्यान रहे। ऑप्शन देखेंगे, जनरल स्मिथ, जनरल आयरकूट, मेजर जनरल मेडोज और जनरल स्टुअर्ट्स। देखिए 121। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, एक सेकंड, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था 1700, ध्यान रहे कि 67 से लेके 69 तक। ठीक है, जनरल स्मिथ, ठीक है, और मैसूर के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को हार मिली और उस समय मद्रास की संधि हुई थी इन दोनों के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट के समय लड़ा गया था और इसमें 1780 से लेकर 84 के बीच में, और उसमें मंगलोर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर जब हुआ था तो मेजर जनरल मेडोज ने के बीच में हुआ था, जिसमें रंगपट्टनम की संधि हुई थी। और उसमें कहा जाता है कि मैसूर का आधा पार्ट अंग्रेजों ने जीत लिया और अंतोगत्वा चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था, जिसमें जनरल स्टुअर्ट्स जो थे उसको हरा दिए और उसको बहुत मार मारे थे टीपू सुल्तान को। चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ध्यान रहे, हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुआ था? अभी 82 में देखेंगे, अभी हमको याद है 1780 से लेके 84 तक। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। यस या नो? सही है। 122 का बी। इसमें कौन सी हुई थी, कौन सी हुई थी बताइए तो? हाँ, मैंगलोर की संधि हुई थी, ध्यान रहे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बंद करने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 में हुई, और इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले बंगाल के मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? बताइए। लॉर्ड हैरिस, हैमिल्टन, मैकेरिने, स्टीफेनस? बताइए तो।
123 का राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मैकेरीने। चलिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए। 124 का राइट ऑप्शन बताइए। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे आंग्ल द्वितीय विश्व के गवर्नर जनरल थे। आंग्ल दूसरी मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेके 84 तक, और इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी, और जो मैंगलोर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1784। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, तो टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया का युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट्स को श्रीरंगपट्टनम की स्थापना करना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक रूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ऑप्शन बताइए। 125 का ऑप्शन बताइए। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य पहले ही बता चुके हैं। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपये क्षति देखनी पड़ी, ये बात सही है। ब्रिटिश रेजिमेंट की श्रीरंगपट्टनम संधि की स्थापना की गई, नहीं भाई ये बात तो बिल्कुल नहीं है, यानी 3 वाला ऑप्शन हटा देंगे। 3 वाला ऑप्शन ये भी गया, 3 वाला ऑप्शन यहाँ भी गया। अपने दोनों बेटों को बंधक रूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, हाँ ये बात सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर 125 का क्या हो जाएगा? सी। हाँ, चलिए। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किए थे? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। बताइए। 126। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो उन्होंने फ्रांस से भी किया था, अरब से भी किया था, अफगानिस्तान से भी, मॉरिशस पे और तुर्की सभी से संपर्क किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए कि टीपू ने एक नया कैलेंडर व पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। और चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 की सफलता से प्रभावित होकर इसमें रंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया और अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। राइट ऑप्शन बताइए। टीपू सुल्तान कथन में कौन सा बात सही है? 127 नंबर है, ऑप्शन बताइए। देखो भाई, जितनी बातें बोली गई हैं वो सब के सब बातें टीपू सुल्तान के संदर्भ में सही है। 1, 2, 3, 4, इसको एक पास करके जरूर देखिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा शामिल था। त्रावणकोर निजाम मराठा अंग्रेज, त्रावणकोर निजाम मराठा फ्रांसीसी, रुहेलखंड त्रावणकोर मराठा अंग्रेज, रुहेलखंड त्रावणकोर निजाम मराठा। 128 का राइट ऑप्शन बताइए। जब तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था 1790 से लेके 92 तक, और उसी के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, पट्टनम की संधि हुई थी, तो उस समय टीपू सुल्तान के संबंध देखें तो बहुत सारे लोग मिल गए थे अंग्रेजों के साथ, जिसमें त्रावणकोर निजाम मराठा अंग्रेज मिल के क्या किए थे? टीपू सुल्तान को हराने की कोशिश किए थे, और उसमें वो काफी हद तक सही भी हुए, जिसमें टीपू सुल्तान को आधे से राज्यों को अंग्रेजों को देना भी पड़ा, 3 करोड़ की वो भी देना पड़ा। चलिए,
चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चलिए, इस युद्ध के दौरान युद्ध में अंग्रेजों की पूर्णतः विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों में अंग्रेजी राज्य को विलय कर लिया गया। ठीक है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णलाल द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि की लाद दी गई। चलिए इस आइटम में देखते हैं। ये तो बात पहला ऑप्शन सही है। कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, हार भी गए, ये भी बात सही है। तो दो ऑप्शन तो सही है। और वोडेयार के वंश को बालक कृष्णराज को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर का राज्य को सहायक संधि लाद दी गई, ये एकदम बात सही है। ये तीनों बात चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध में हुआ था। चलिए, किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थानों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। 130। तो टीपू सुल्तान ने यह बात कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थानों को समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ध्यान दें, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? हैदर अली, टीपू सुल्तान, अली वर्दीन खान, मीर कासिम। 131 का राइट ऑप्शन बताइए। तो ये बात भी टीपू सुल्तान ने कही थी। जब कोई बड़ा क्वेश्चन हो ना तो उसको घबराए ना आप लोग, उसको पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप निकल के आएगा। और जब जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसका उतना ही आसान आंसर होता है। चलिए, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जो 1469 से लेकर 1538 तक मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे, उनका जन्म ठीक है तलवंडी या ननकाना या पाकिस्तान था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लहरा था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिबा स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है की नींव रखी और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया और शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामले में रुचि दिखाई। 132 का राइट ऑप्शन बताइए। तो ये जितनी बातें कही गई हैं ये सारी बातें एकदम परफेक्ट है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग कर राजश्री वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव, हरगोविंद, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर बताइए। अर्जुन देव। चलिए, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं की? सहायक संघ, समामेलन, युद्ध, धोखेबाजी। किसने की थी? वेलेस्ली। 34 का राइट आंसर बताइए। देखो, जो वेलेस्ली थे वो कभी धोखेबाजी की मतलब राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं की। चलिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन सही है? ध्यान रहे, सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह के अकाल तख्त और स्वर्ण सिंह की विपरीत दिशा में की स्थापना की और अमृतसर की किलेबंदी की और सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर के बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। सिखों के नए गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की
और मुगल बादशाह औरंगजेब के तेग बहादुर की हत्या करवाई और उनके बीच शहीद स्थल शशिगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया गया। इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, 135 नंबर का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताइए। देखिए, जब भी बड़ा क्वेश्चन हो और बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हों और उसमें आप कंफ्यूजन है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा, अगर ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे दिया है और लास्ट में ये दिया है 1 2 3 4, मतलब चारों ऑप्शन सही हैं, आपको नहीं आता है उस कंडीशन में, अगर यदि आप सब स्टेटमेंट जानते हैं तो उस कंडीशन में आप अपने दिमाग का विवेक का प्रयोग करें, तुक्का मारना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उस समय 4 वाला जो ऑप्शन है 1 2 3 4 वाला ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसका भी कुछ उसी तरह से मामला है और इसमें सारे जो चारों बातें कही गई हैं वो पूर्णतः सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। किस सिख गुरु ने कहा था कि सरदाद सिरे नदाद, मैं सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ऑप्शन है अर्जुन देव, हरगोविंद, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। बताइए तो किस गुरु ने कहा था कि मैं सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तेग बहादुर ने कहा था। चलिए, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा जाता था। अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। 137 का राइट ऑप्शन बताइए। 137 का राइट ऑप्शन बताइए। तो तेग बहादुर हुए थे वो, ठीक है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही और कल फिर बात करेंगे फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन को। कल कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए फिर नए चैप्टर पे हम लोग मूव करें। और ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम से पहले कुछ नहीं खत्म हो पाएगा। हम कोशिश करेंगे कि हर एक सेगमेंट को पूर्णतः और बड़े ही कटिबद्ध तरीके से, बड़े सार्वभौमिक तरीके से इसको खत्म करें। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।